तो अब हम अपनी बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। तो नेक्स्ट सेक्शन में क्या करता है बच्चा, सेक्शन बी करने लगता है, बट हमें सेक्शन सी करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, इसके आंसर के लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू राइट अ कॉपी इन द एग्जाम। एग्जाम में कॉपी हम कैसे लिखे, तो आपको उसमें सब पता चल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी के। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी इसमें पूछी है, उसके बारे में हमें लिखना है। और ये अस्थमा इस बार भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अस्थमा के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। हमारी अस्थमा की कंडीशन में क्या होती है, ये हमारा मेनली ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये सब चीजें पूरा एयरवे ही आप मान के चलिए। इसमें क्या हो जाता है, हमारी स्वेलिंग आ जाती है। अब स्वेलिंग का मीन्स बच्चा क्या समझता है, ये चीज हमारी क्या हो जाती है, स्वेल का मीन्स ये नहीं होता है। स्वेल का मीन्स होता है ये हमारे अंदर का पोर्शन कवर हो जाता है, जिससे हमारे यहाँ से एयर पास होने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। और दूसरी चीज हमारी क्या हो जाती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन की वजह से भी इससे एयर पास होने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। और तीसरा ये हमारा म्यूकस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगता है। अब म्यूकस क्या होता है, म्यूकस हमारा एक चिपचिपा मतलब लिक्विड टाइप का सब्सटेंस बोल सकते हैं या फिर लिक्विड ही बोल सकते हैं, होता है जो हमारे इधर लेयर पे पाया जाता है। क्योंकि अगर हमारी ये बिल्कुल रफ रहेगी तो जब हमारा फूड पास होगा तो ये सबको डैमेज करते हुए निकल जाएगी। तो हमारा म्यूकस इसी चीज से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बट अस्थमा के केस में ये हमारा जब ये ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे स्पेस बहुत कम बचता है, जिससे हमारा क्या एयर पास होने में दिक्कत आने लगती है। तो अब हम बात कर लेते हैं अस्थमा की डेफिनेशन की। तो हम बोलेंगे अस्थमा इज अ कंडीशन इन विच एयरवे, जो हमारा पूरा एयरवे है, जैसे हमने समझाया था एयरवे है वो हमारा बिकम इन्फ्लेम्ड, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। नैरो मतलब पतला हो जाता है। स्वेल का मीन्स है फूल जाता है, बट किस तरह से फूलता है मैंने आपको समझाया था, मीन्स अंदर की साइड के लिए। और चौथा हमारा होता है एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। म्यूकस को क्या करने लगता है, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगता है, विच कॉज डिफिकल्टी इन द रेस्पिरेशन, जिससे हमें रेस्पिरेशन में क्या होने लगती है, डिफिकल्टी होने लगती है। और जो हमारे इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये याद नहीं कर पा रहे और सिर्फ ये पॉइंट भी लिख देते हैं तो वो टीचर या एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को इसके बारे में काफी नॉलेज है। तो अस्थमा इज कैरेक्टराइज बाय, इसे हम कैसे कैरेक्टराइज या फिर पहचानते हैं, हाइपर रिस्पॉन्सिव ऑफ ट्रैकियो ब्रोंकियल मसल्स। जो हमारी ट्रैकिया की और ब्रोंकियल की मसल्स होती हैं वो जब हमारी हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती है, मतलब हाइपर का मीन्स होता है हमारा ज्यादा और रिस्पॉन्सिव का मतलब ओवर रिस्पॉन्स देने लगती है, तो उसी कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, अस्थमा कह देते हैं। अब आप इसको समझिए, ये हमारा एयरवे हमने एक तरह से बनाया है। तो ये जब हमारा एयरवे है तो ये जो हमारा बीच का पार्ट है एयर सिर्फ इसी से पास होती है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। इस साइड में आपको दिख रहा है ये पूरा मतलब इस तरह से भरा हुआ होता है फ्लूइड से, मतलब एयर मेनली हमारी इधर बीच से पास होती है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये हमारा ऐसा रहता है। अब अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है, ये हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है, नैरो हो जाता है, स्वेल हो जाता है और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है। तो इससे जो हमारा बीच का गैप है ये देखिए आप कितना कम रह गया, इधर साइड को नहीं देखना है आपको, ये मेनली बीच का है, इसको आप समझिए। तो यहाँ से जब एयर पास होने में समस्या आने लगती है तो वही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, अस्थमा कहलाती है। तो अस्थमा में आप इतना समझ गए होंगे आई होप। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। अब बात कर लेते हैं हम इसके कॉजेस की कि क्या किस किस वजह से हमारा अस्थमा हो जाता है। तो इसमें हमारा मेनली सबसे पहले इन्फेक्शन आ जाता है। कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे अस्थमा कॉज कर देते हैं। इरिटेंट्स, कुछ इरिटेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा ना जब आप किसी भी धूल वगैरह वाली जगह से जाते हैं तो आपको वहां पे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो यही हमारा इरिटेंट्स की वजह से होता है। और एक्सपोजर टू दी कोल्ड एयर, अगर हम ठंडे एनवायरनमेंट में, कोल्ड एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो वहां भी हमें क्या होने लगता है, थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। स्मोक, आप स्मोक को ऐसे समझिए कि धुआं जो दिल्ली में है तो वहां अस्थमा के पेशेंट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट इन द इंडिया। तो इसीलिए स्मोक भी एक हमारा मेजर रीजन हो जाता है अस्थमा का। बाकी हमारा स्ट्रेस, अगर कोई पर्सन ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो उसमें भी अस्थमा होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। पॉल्यूशन भी भाई आप समझ गए होंगे, स्मोक, पॉल्यूशन। और बाकी हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज। कुछ मतलब जब कोई पर्सन ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करने लगता है तो उस कंडीशन में भी उसको अस्थमा कॉज होने के चांस हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहला है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, छोटी छोटी सांस ले पाता है इंसान, और ये हमारा सबसे मेजर इसका सिम्टम देखने को मिल जाता है। कफ यानी कि खांसी, और वीजिंग का मीन्स होता है हमारा, मतलब वीजिंग है ये विसल वर्ड से मतलब मिलके बना है। तो इसमें क्या होता है, सांस लेते टाइम थोड़ी सीटी टाइप की आवाज आती है, तो वो ये किसका हो जाता है। और हमारा फास्ट हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, और थ्रोट में इरिटेशन भी होने लगती है। तो ये इसके हमारे मेन सिम्टम्स हो गए। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा,
तो पैथोफिजियोलॉजी को समझने से पहले आप दो वर्ड को समझिए, एंटीजन और एंटीबॉडी। अब आप बोलेंगे ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। अब हमारा कोई भी फॉरेन मटेरियल है जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है वो हमारा क्या कहलाता है, एंटीजन। ठीक है। और जैसे ही ये हमारा एंटीजन बॉडी में आता है तुरंत हमारी क्या बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है, जो हमारे क्या करती है, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से फाइट करती है और इन्हें मार देती है। तो ये हमारी एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। अब अस्थमा के केस में क्या होता है, तो देखिए अस्थमा के केस में मैंने आपको ये फ्लो चार्ट में समझा दिया, आप इसको बहुत बड़ा करके लिख सकते हैं। अगर 10 मार्क्स में भी आता है तो अगर आप इसको बिल्कुल सीधा करके लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने इधर देखिए इस तरह से घुमा के लिख दिया है। तो सबसे पहले ये हमारा फॉरेन मटेरियल जिसे हम एंटीजन भी बोल सकते हैं समझा दिया है। ये हमारी बॉडी में क्या हुआ, एंटर हुआ, ये एंटीजन यहाँ पे बॉडी के अंदर आ गया। अब जैसे ही ये एंटीजन हमारे बॉडी में आया, अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा एकदम कि ये हमारा कौन सा फॉरेन पार्टिकल आ गया है। तो ये हमारा क्या करने लगेगा, एंटीबॉडी को जनरेट कर देगा। ठीक। अब आप इतना समझ गए होंगे, यहां तक एंटीबॉडी आ गई है और ये एंटीजन अब हमारी बॉडी में दोनों चीज आ चुकी हैं। अब हमारी बॉडी में कुछ मास्ट सेल होती हैं और कुछ अदर इन्फ्लामेटरी सेल होती हैं। तो मैंने यहाँ पे मास्ट सेल के बारे में समझाया है। ये मास्ट सेल क्या होती है, आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का मतलब जो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, जैसे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये हमारे इस मास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक। तो यहाँ पे ये जो इस टाइप की आपको दिख रही है ये है हमारी एंटीबॉडी, और जो इसके ऊपर ये आपको छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं ये है हमारे एंटीजन। अब इन दोनों में क्या होता है, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब इस इंटरेक्शन के कहाँ पर हो रहा है, हमारी मास्ट सेल के पास में हो रहा है। तो इस मास्ट सेल के पास जब ये इंटरेक्शन या फाइट होती है तो यहाँ से इस मास्ट सेल का क्या हो जाता है, डीग्रेनुलेशन। अब व्हाट इज द डीग्रेनुलेशन, डी यहाँ पे हमारा है, देखिए डीग्रेनुलेशन का मतलब होता है डी फॉर डिलीट, और ग्रेनुलेशन का मीन्स ग्रेनुलेशन, ये ग्रेनुल्स बाहर के लिए डिलीट होने लगते हैं जो इस सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो जब ये हमारे बाहर निकल जाते हैं इन्हीं को हम, ये डीग्रेनुलेशन के बाद ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये पहले बता दिया है। तो ये हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स ये हमारे बाहर निकल जाते हैं और ये इस फॉरेन पार्टिकल से क्या करते हैं, फाइट करते हैं। और जब ये फाइट करते हैं तो ये हमारे क्या कॉज करते हैं, अस्थमा, मतलब जो भी यहाँ पे आपने रीजन देखे थे, क्या चीज, ये इन्फ्लामेशन, नैरो, स्वेल और एक्स्ट्रा म्यूकस, ये सब चीजें ये हमारे इससे फाइट करने के बाद क्या करता है, कॉज कर देता है। और इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। और अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है, रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे। एयरवे का हमारा क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन का मीन्स होता है रुकावट हो जाती है। और ये हमारी रुकावट कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, जिसको हम ड्रग्स के द्वारा इजी सही कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी। अगर ये आपको और लॉन्ग में करना है तो इसी को आप बिल्कुल सीधे करके लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आप प्रॉपर वे में बनाना है। ये जल्दी में हमने बनाया क्योंकि अभी टाइम बचा है कम, आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो आई होप आप पूरा समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी में तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने सी सेक्शन का, जो हमारा बी क्वेश्चन है थर्ड में, वो है हमारा डिफाइन एनीमिया। तो आई होप एनीमिया सबको पता ही होगा, और इसमें है हमारा एलुबरेट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बताना है। तो अब आप इसको इस तरह से समझिए, एनीमिया। तो एनीमिया इज अ कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लो ब्लड लेवल और लो आरबीसी लेवल इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में क्या, जब भी कोई हमारे ब्लड का लेवल डाउन हो जाता है या फिर हमारी मेनली आरबीसी, क्योंकि आरबीसी भी हमारे ब्लड का पार्ट है, तो जब इन दोनों में से किसी भी चीज का ब्लड मतलब लेवल लो है तो उसी कंडीशन को हम एनीमिया कह देते हैं। तो एनीमिया इज इक्वल टू ब्लड लेवल लो, डिक्रीज ब्लड लेवल को ही हम सीधे एनीमिया कह देते हैं। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब एनीमिया अकर्स मेनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द किस किस की डेफिशिएंसी से होती है, तो आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ये तीन हमारे मेन सब्सटेंस हैं जिनकी ये डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें पूछा गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आप क्या बोलेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ द एनीमिया दैट इज मेनली कॉज्ड बाय द आयरन डेफिशिएंसी। मतलब इसकी डेफिनेशन इसके नाम में ही छुपी है। ऐसी एनीमिया जो हमारी आयरन की डेफिशिएंसी से, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाती है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए अब आप एक पॉइंट आयरन के बारे में लिख देंगे। तो आयरन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। जो हमारा हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है, हीमोग्लोबिन
का प्रोडक्शन होता है, उसमें आयरन हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में आप एक पॉइंट और लिख दीजिए, तो हीमोग्लोबिन इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द आरबीसी। तो और हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी का एक मेन पार्ट होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब बात कर लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन, आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में किस तरह से, मतलब किस किस फॉर्म में होता है। तो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये हमारा 62% पाया जाता है। फेरिटिन एंड हेमोसिडेरिन की फॉर्म में ये 2% पाया जाता है। इस फॉर्म में ये हमारा क्या होता है, बॉडी के अंदर स्टोर होता है। किस फॉर्म में, फेरिटिन एंड हेमोसिडेरिन की फॉर्म में। मायोग्लोबिन में 7%, मतलब जो हमारा आयरन मसल्स में पाया जा रहा है वो हमारा मायोग्लोबिन कहलाता है, वो हमारा 7% होता है। और एंजाइम की फॉर्म में हमारा ये कितना होता है, 6% होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट की। तो जो एडल्ट मेल होता है उसमें इसके जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 0.5 से 1 mg होती है। एडल्ट फीमेल में 1 से 2 mg होती है। चिल्ड्रन में हमारा 25 म्यूग्राम पर kg के अकॉर्डिंग दे देते हैं, और प्रेगनेंसी में ये 3 से 5 mg दे देते हैं। फीमेल में इसे ज्यादा देते हैं क्योंकि फीमेल में जो हमारा ब्लड लॉस होता है वो ज्यादा होता रहता है, वो आपको पता ही होगा किस वजह से होता रहता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद इसमें जो लास्ट हेडिंग डालेंगे वो हमारा होगा एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म। कुछ भी आप एक हेडिंग डाल देना, चाहे एब्जॉर्प्शन चाहे मेटाबॉलिज्म, दोनों इसमें, क्योंकि पूरा एब्जॉर्प्शन से लेके मेटाबॉलिज्म तक की प्रोसेस इसमें दी हुई है। तो जो हम डाइटरी आयरन देते हैं वो हमारी किस फॉर्म में देते हैं, फेरिक फॉर्म में। देखिए अब आप ये चीज समझिए, जो हमारा ये Fe3+ ये होती है हमारी फेरिक फॉर्म, ठीक है, और Fe2+ ये कहलाती है हमारी फेरस फॉर्म। ठीक है, तो जो हमारा डाइटरी आयरन होता है वो मेनली हमारा किस फॉर्म में देते हैं, फेरिक फॉर्म में। फेरस फॉर्म में भी होता है बट वो बहुत कम होता है, मेनली हमारा क्या फेरिक फॉर्म में होता है। अब हमने ये फेरिक फॉर्म में दिया, अब ये स्टमक के एसिड में जाने के बाद ये क्या होता है, हमारा फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब फेरिक फॉर्म से फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, किसमें, स्टमक में जाने के बाद। अब ये फेरस फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाती है, फिर इसके बाद क्या होता है, एक हमारा एंजाइम आता है या फिर ट्रांसपोर्टर आप बोल लीजिए एंजाइम से, अच्छा, DMT1। DMT1 क्या होता है हमारा, डाईमेटल ट्रांसपोर्टर। एक हमारा आता है ये ट्रांसपोर्टर जिसको हम बोलते हैं डाईमेटल ट्रांसपोर्टर, DMT1। आपको ये याद रखना है, ठीक है। फेरस फॉर्म, ये फेरस फॉर्म के बाद आता है, ठीक, DMT1। अब जब DMT1 आता है इसके बाद क्या होता है हमारा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, म्यूकोसल सेल में एब्जॉर्ब हो जाता है, किसके थ्रू, DMT1 के थ्रू। अब ये हमारा यहाँ से किसमें चला गया, म्यूकोसल सेल में, DMT1 की हेल्प से, ठीक। DMT1 ने इसको हेल्प किया किसमें, म्यूकोसल सेल में जाने में। अब ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो हमारा फेरस फॉर्म है उसकी कुछ क्वांटिटी हमारी किसमें, फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ से कुछ क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट हो गई, फेरिक फॉर्म में हो गई। और यहाँ पे एक सब्सटेंस पाया जाता है एपोफेरिटिन। तो ये फेरिक फॉर्म प्लस एपोफेरिटिन मिलके हमारे किसमें, फेरिटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपने पीछे देखा होगा फेरिटिन की फॉर्म में ये क्या हो जाता है, हमारे स्टोर्ड हो जाते हैं REC में, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल के अंदर। अब यहाँ पे इतना आप समझ गए होंगे, इतनी प्रोसेस अलग थी। अब ये आप बिल्कुल भूल जाइए कि फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद एपोफेरिटिन के साथ मिला और फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर हो गया है। अब यहाँ क्या होता है, हमारा ये फेरस फॉर्म है, ये हमारा पहुंच जाता है किसमें, ब्लड प्लाज्मा में। इन फेरस फॉर्म में पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ फेरोपोर्टिन। ये फेरोपोर्टिन होता है, इसकी हेल्प से ये हमारा किसमें पहुंच जाता है, ब्लड प्लाज्मा में पहुंच जाता है। अब जैसे ये ब्लड प्लाज्मा में पहुंचता है, ये फेरस फॉर्म दोबारा कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हमारी फेरिक फॉर्म में। ये फेरस फॉर्म में हमारा म्यूकोसल सेल में किस फॉर्म में रह रहा था, फेरस फॉर्म में, बट जैसे ही ब्लड में पहुंचता है ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक फॉर्म में। अब फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होते ही ये यहाँ पर हमारे ट्रांसफेरिन के 2 रिसेप्टर होते हैं, उनसे हो जाता है ये बाइंड। अब इससे बाइंड होके ये इरिथ्रोपोइटिक सेल में पहुंच जाता है। ये हमारी बेसिकली क्या होती है, जहां हमारा नॉर्मली आप इतना समझ लीजिए, जहां पे हमारा क्या ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस चलती होती है, उसी को आप इरिथ्रोपोइटिक सेल समझ लीजिए, ठीक। इरिथ्रोपोइटिक सेल में ये पहुंचता है, इसके बाद एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर पहुंच जाता है। क्या एंडोसाइटोसिस का मीन्स क्या होता है, ये हमारा सेल के अंदर पहुंच जाता है। और यहाँ पे ये जो हमारा क्या होता है, ट्रांसफेरिन होता है, ये वापस अपनी प्लेस पे पहुंच जाता है। इसके बाद ये हमारा क्या करता है, हीम प्लस ये फेरिक फॉर्म जो आयरन के हमारी अंदर पहुंची थी, वो हमारी इस सेल के अंदर मिलके आरबीसी का फॉर्मेशन कर लेती है, और यही पूरी इसकी प्रोसेस कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने डाइटरी आयरन लिया जो हमारा
हमारा मेनली किस फॉर्म में होता है, फेरिक फॉर्म में होता है। ये एसिड की वजह से हमारा फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा DMT बन के थ्रू किसमें म्यूकोसल सेल में एब्जॉर्ब हो जाता है। किस फॉर्म में हुआ, फेरस फॉर्म में हुआ। मेन इसमें जो खेल है वो फेरस फेरिक का है, उसे आप समझ लेना बिल्कुल। एक दो बार अगर आप समझते हैं तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। अब इसके बाद ये DMT वन की हेल्प से इसमें पहुंच जाता है, म्यूकोसल सेल में एब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ से कुछ अमाउंट इसका क्या हुआ, हमारा फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा एपोफेरिटिन के साथ कंबाइन होकर क्या इसने कर लिया, हमारा फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर्ड हो गया। और कुछ अमाउंट हमारा क्या हुआ, फेरोपोर्टिन की हेल्प से हमारा ब्लड प्लाज्मा में पहुंच गया। और जैसे ये ब्लड प्लाज्मा में पहुंचता है तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर पे बाइंड होता है, इसके बाद इरिथ्रोपोइटिक सेल में जाता है, फिर एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू हमारा पहुंच जाता है सेल के अंदर, फिर हीम के साथ कंबाइन होकर आरबीसी का फॉर्मेशन कर लेता है। और इसके कुछ सिम्टम्स की बात कर ले तो वीकनेस, हेडेक, टेल स्किन, कोल्ड हैंड एंड फीट। तो हमें कमजोरी देखने को मिलती है, सिर दर्द, टेल स्किन और हाथ पैर, मतलब ये हमारे क्या होते हैं, ये चीज हमारी क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है। इसके कॉजेज क्या है हमारे, मेनली ब्लड लॉस, इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, मतलब अगर हमारा प्रॉपर अमाउंट में हम डाइट में इसे नहीं ले रहे हैं, डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, अगर आयरन एब्जॉर्प्शन क्या हो जा रहा है, हमारा डिक्रीज हो जा रहा है, और प्रेगनेंसी की केस में भी क्या हो जाता है, हमारा ये एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके ट्रीटमेंट में, तो आयरन के सप्लीमेंट्स आते हैं जो हमारे आयरन रिच होते हैं, और इन सप्लीमेंट की हेल्प से हम क्या आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। और दूसरी चीज आती है हमारे डाइटरी इंटेक। डाइटरी इंटेक में हम मतलब कुछ डाइट हैं जो हमारी आयरन रिच होती है, हम उन्हें ले सकते हैं, जैसे लीवर, ड्राई बीन्स, एग्स, बनाना, एप्पल, ETC। ओके, इसके सेक्शन सी का जो तीसरे का ई क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन दी रूमेटॉइड एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसके बारे में आप समझने से पहले आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, आप उसे अच्छे से देख लीजिए, और आप इसको बना के भी आ सकते हैं क्योंकि ये काफी अच्छा इम्पैक्ट आपका डालेगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारा बेसिकली क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, एज के साथ होता है। जो हमारा एज के साथ होता है वो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है, और इसमें हमारा इन्फ्लामेशन नहीं होता है। और जो हमारा र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, इसमें हमारा मेनली इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ये हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आता है। अब अच्छा आप ये बताएं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हम इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो इन दिस डी जनरेशन ऑफ द ज्वाइंट कार्टिलेज, जो हमारे बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है उसका डी जनरेशन होने लगता है, उनकी मतलब ग्रोथ एक टाइप से रुक जाती है, और उनके ओरिजिन भी रुक जाता है, मतलब वो जनरेट ही नहीं हो पाते। और इन दिस क्रोनिक इन्फ्लामेशन आकर्ष, इसमें क्या होता है, हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। मॉर्निंग स्टिफनेस समटाइम्स, इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस कभी कभी होती है, और इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस ऑलवेज देखने को मिल जाती है। इट मे बी इन द वन ज्वाइंट और दी मोर, ये हमारा एक ज्वाइंट में भी हो सकता है और मोर में भी हो सकता है। और मल्टीपल ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट, इसमें हमारा रीमोएटॉइड में क्या देखने को मिलता है, हमारा मल्टीपल ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट। इसमें हमारे बहुत सारे ज्वाइंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को ही मिलता है, बट उसमें हमारा एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो इन दिस ज्वाइंट पेन अकर्स ड्यूरिंग दी वेट बेयरिंग, जो हम कभी भी वेट को उठाते हैं तो उसमें हमारे ज्वाइंट पेन देखने को मिल जाता है, और इसीलिए हमारे मतलब पेशेंट से मना किया जाता है कि अभी आप वेट ना उठाएं, क्योंकि कार्टिलेज जो बोन के बीच में होता है वो हमारा क्या होने लगता है, डीजनरेट होता है। और इन दिस ज्वाइंट पेन अकर्स ड्यूरिंग दी रेस्ट, इसमें क्या होता है, हमारा ज्वाइंट पेन अगर आप रेस्ट भी कर रहे हैं तब भी आपका ज्वाइंट पेन होता रहता है। ये हमारा मेनली इन्फ्लामेशन की वजह से कॉज हो रहा है, और ये हमारा मेनली जो कार्टिलेज है उसकी वजह से कॉज हो रहा है। इसमें हमारी जो बोन क्या होती है आपस में ओवरलैप हो जाती है, और इसमें इनके जो कार्टिलेज होता है उसका लेवल कम हो जाता है, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो नो रेडनेस, वार्मथ एंड स्वेलिंग, इसमें रेडनेस, वार्मथ और स्वेलिंग ये कुछ देखने को नहीं मिलती है, और इसमें हमारी रेडनेस, वार्मथ और स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। अब इसमें नेक्स्ट चीज पूछी गई थी हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे, हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द आर्थराइटिस, या हमारे आर्थराइटिस का मोस्ट कॉमन हमारा ये देखने को मिलता है एज के साथ। अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ये हमारे मिलियंस ऑफ द पीपल को अफेक्ट करता है इन द वर्ल्ड में, वर्ल्ड के अंदर।
इन दिस द बायोकेमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है उसका डिग्रेडेशन या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, जिसे हम डीजेनरेशन भी कह देते हैं इन द साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर। अब इसके कॉजेज की बात कर लें तो कॉजेज में आ जाता है इट अकर्स व्हेन द कार्टिलेज ऑफ द बोन इन ज्वाइंट डिग्रेड ओवर टाइम, मतलब डिग्रेड हो रहा है कार्टिलेज, भाई हमारा सबसे मेन कॉज होता है। इंजरी ऑल्सो कैज, तो कुछ इंजरी भी ऐसी होती है जो हमारी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर देती है, और सम डिसीज कैन ऑल्सो कॉज, और कुछ डिसीज भी होती हैं जो हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर देती हैं। अब इसके हम साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लें तो सबसे पहला है हमारा पेन इन द मूवमेंट। जब भी हम अपने ज्वाइंट की मूवमेंट कराएंगे तो उसमें पेन देखने को मिलेगा, टेंडरनेस, स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस भी देखने को मिल जाता है। अब इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो एक्सरेज आर टिपिकली यूज टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस की डायग्नोसिस के लिए हम मेनली क्या एक्सरे का यूज करते हैं। एक्सरे कैन रिवेल असिमेट्रिक ज्वाइंट स्पेस नैरोइंग, तो ये हमारा एक्सरे क्या कर देता है, हमारा रिवेल कर देता है, यानी कि पता लगा देता है कि असिमेट्रिक ज्वाइंट स्पेस है वो हमारा नैरो हो रहा है, और ये हमारा क्या कॉज कर देता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हमारे मेनली क्या करते हैं, हम सेल्फ केयर की वजह, मतलब सेल्फ केयर खुद की केयर करके भी, जैसे हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना वेट लॉस कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस आती हैं जैसे NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की जो कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं वो हम दे देते हैं, और कुछ डाइटरी सप्लीमेंट भी आते हैं। और सबसे अगर हमारा क्रोनिक हो गया तो लास्ट ऑप्शन बचता है सर्जरी, तो एर्थेरोस्कोपी एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट इसके अंदर सर्जरी में आ जाता है। तो आई होप आप इसका पूरा समझ गए होंगे फंडा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाता है गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एपिलेप्सी, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। तो एपिलेप्सी के बारे में इसमें कंप्लीट पूछ लिया गया। तो एपिलेप्सी के बारे में आप समझने से पहले ये समझिए, एपिलेप्सी को हम सीजर भी बोलते हैं, और ये क्या होता है हमारा सीजर, मतलब जब सीजर को हम कलेक्ट करके बोले तो वो हमारी एपिलेप्सी कहलाती है, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं मिर्गी का दौरा। तो अब आप समझ गए होंगे एपिलेप्सी क्या होता है, ठीक है। तो ये एपिलेप्सी हमारा एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, एपिलेम्बर से, जिसका मीन्स होता है टू सीज। सीज का मीन्स, सीज बोलते नहीं है टू सीज करना, तो इसका मीन्स होता है हमारा बिल्कुल बॉडी सीज हो गई, यानी मतलब कोई भी वर्क नहीं कर पाती है एपिलेप्सी के मतलब दौरान, ठीक है। तो इट इज अ न्यूरोह्यूमरल डिसऑर्डर, ये हमारा कैसा है, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है हमारा एपिलेप्सी। इसमें क्या होता है, इसमें एपिलेप्सी इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच द न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन ऑफ द ब्रेन इज एबनॉर्मल। जो हमारा न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन ब्रेन का होता है वो हमारा क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। तो आप इसे कुछ ऐसा समझिए, आपको न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन के बारे में पता होगा, जिसमें मतलब कोई भी हमारा स्टिमुलाई आता है तो वो हमारा क्या करता है, जो नॉर्मल बॉडी मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 उसको -55 करता है। इसके बाद सोडियम चैनल ओपन होता है। ये प्रोसेस आपने पढ़ ली होगी, और नहीं पढ़ी है तो आप इसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये आपको आगे भी बहुत काम में आने वाली है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, जब हमारा ये मतलब न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या होता है, कोई भी एक्शन पोटेंशियल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्शन पोटेंशियल का मीन्स हमें कोई भी वर्क करना है, हाथ का रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब के लिए बहुत जरूरी होता है। पर एपिलेप्सी के केस में क्या होता है, जो हमारे यहाँ से मतलब एक मोटर होते हैं जो हमारे मतलब ब्रेन से क्या बॉडी के लिए सिग्नल आते हैं, और एक हमारे होते हैं सेंसरी जो हमारे ऑर्गन से ब्रेन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे मोटर न्यूरॉन होते हैं वो हमारे एकदम से मतलब बहुत तेजी से आने लगते हैं, जिससे हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और हमारी बॉडी एक तरह से सीज हो जाती है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, एपिलेप्सी बोल देते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब इसके कॉजेज की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, मतलब ब्रेन में कोई भी ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ ड्रग एब्यूज, कुछ ड्रग भी कॉज कर देती है हमारी एपिलेप्सी को, कुछ हमारा ये जेनेटिक भी होता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग दी बर्थ। अगर हमारा मतलब बर्थ के दौरान हमें क्या ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाती है तो हमारी एपिलेप्सी कॉज हो सकती है, और आपने देखा भी होगा कई लोगों को बचपन से ये एपिलेप्सी होती है। अब इसके हम साइन एंड सिम्टम्स की बात कर ले तो सीजर, भाई हमने बताया था ऊपर, कन्वर्जन, रिड्यूस सेंसेशन, सेंसेशन भी क्या होता है इसमें हमारा रिड्यूस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके मसल स्पेज्म। मसल स्पेज्म का मीन्स है हमारा, स्पेज्म का मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल एकदम से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियसनेस बिल्कुल खत्म सी हो जाती है, ये समझिए।
अब आप ये समझिए इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोस करने के लिए हमारे एमआरआई, जो हमारा मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेजिंग आता है, ईईजी, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, इस 4 टाइप से हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक तो थेरेपी आती है एबीसी थेरेपी जिसे बोलते हैं, एयरवे ब्रीथिंग ट्रीटमेंट। इस थेरेपी से एक तो हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। बाकी कुछ ड्रग्स आती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, डायजापाम जो हम 0.3 से 5 mg पर केजी के अकॉर्डिंग दे देते हैं। फेनिटोइन आती है जो 10 से 20 mg पर केजी दे देते हैं, और हमारा फेनोबार्बिटॉल आता है जो 5 से 20 mg पर केजी हम क्या करते हैं, दे देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस की। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन भी एपिलेप्सी हमारे बॉडी में कॉज करता है, जैसे हमारी मेमोरी लॉस कर सकता है, ये हमारा वायलेंट बिहेवियर कॉज कर सकता है, इंजरी ऑफ द स्कल कॉज कर सकता है, इट में डैमेज द लिम्बिक स्ट्रक्चर को भी क्या कर सकता है, ये हमारा डैमेज कर सकता है। अब आप ये समझिए कॉम्प्लिकेशन सब में हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये होने के चांसेस होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में हम वही चीज पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसकी मेन पैथोफिजियोलॉजी की कि आखिर ऐसा क्या हुआ। देखिए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी। तो देखिए पैरोक्सिमल डिस्चार्ज इन द कॉर्टिकल न्यूरॉन्स, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उससे जो डिस्चार्ज होता है वो हमारा मतलब एबनॉर्मल अमाउंट में होने लगता है। तो जिससे हमारे क्या होती है, एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की हमारी एबनॉर्मल फायरिंग होने लगती है, जिससे हमारा ब्रेक डाउन ऑफ द नॉर्मल मेम्ब्रेन कंडक्टेंस। जो हमारा नॉर्मल मेम्ब्रेन कंडक्टेंस होता है -70 MB, फिर -55, जो मतलब प्रॉपर वे होता है वो, जिससे हमारा क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इस तरह से हमारी एपिलेप्सी कॉज हो जाती है। 2 तरह से कॉज हो सकती है, लोकली हो रही है तो जो हमारी फोकल सीजर वगैरह कहलाती है, और वाइडली हमारी जनरलाइज सीजर जो मतलब हमारी होल बॉडी में देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं, आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप इसमें सिर्फ इतना, अगर ऊपर का आपको याद नहीं हो रहा तो आप इसमें इतना भी लिख सकते हैं, एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन्स, ब्रेकडाउन ऑफ द नॉर्मल मेम्ब्रेन कंडक्टेंस। जो हमारा नॉर्मल मेम्ब्रेन कंडक्टेंस होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। और इसके साथ ही सीधे आप एरो लगा के लिख देना कॉज सीजर, अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे हैं। और अगर आपको याद हो जा रहा है तो आप इतना लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ द सीजर एपिलेप्सी, सॉरी। तो टाइप्स ऑफ द एपिलेप्सी में हमारी ये 2 तरह की होती है, जनरलाइज सीजर और दी पार्शियल या फिर लोकल। लोकल आप समझिए, पार्शियल मत समझिए। पार्शियल लोकल बात एक ही, पार्शियल या फिर लोकल, ठीक है। तो जनरलाइज सीजर और लोकल सीजर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने जनरलाइज सीजर की। तो इन दिस टाइप होल ब्रेन इज अफेक्टेड। तो इसमें जनरलाइज में हमारा क्या होता है, पूरा ब्रेन अफेक्ट होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड बोथ टाइप का, मतलब बोथ साइड का ब्रेन हमारा क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा फर्दर 2 टाइप्स का होता है, अब्सेंस सीजर और दी पेटेट मेल सीजर भी इसे हम बोलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सीजर लास्ट फॉर 30 सेकंड। ये हमारा 30 सेकंड के लिए देखने को हमारी बॉडी में क्या होता है, मिल जाता है। ये मोस्टली हमारा किस में होता है, छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। कौन सा, अब्सेंस सीजर। लेस टाइम बट मोर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये हमारा बहुत देख रहे हो 30 सेकंड के लिए होता है, बट इसकी जो ड्यूरेशन मतलब जितनी देर में आता है ये वो काफी तेज होती है कंपेयर टू अदर्स। और बाकी इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो किसी भी उसमें नहीं रहती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें अपने सेकंड टाइप की, जो हमारा होता है टोनिक क्लोनिक सीजर और ग्रैंड मैल एपिलेप्सी। तो टोनिक क्लोनिक सीजर में आप देखिए, दिस टाइप ऑफ सीजर लास्ट फॉर दी 3 से 5 मिनट को ये वाली सीजर हमारी देखने को मिलती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, भाई जो ऊपर आपने समझा, टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, ओनली कॉन्ट्रैक्शन एंड नो रिलैक्सेशन, इसीलिए से हम टोनिक क्लोनिक सीजर इसीलिए बोलते हैं। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है हमारा सिर्फ जो हमारी बॉडी मसल्स हैं उनका सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता ही नहीं है। इस वजह से हमारे ये मतलब एक तरह से बोलते नहीं है, जैसे रस्सी ऐंठ जाती है वैसे हमारी बॉडी बिल्कुल टाइट सी हो जाती है, आपने देखा भी होगा। और बाकी लिमिटेड रेस्पिरेशन, इससे हमें रेस्पिरेशन में भी हमारी बहुत सारी तकलीफ देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं हम इसके सेकंड टाइप की, जो है हमारा पार्शियल या फिर लोकल सीजर। तो इन दिस टाइप न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन आर एबनॉर्मल टू अ लोकल एरिया इन द ब्रेन। किसी भी मतलब लोकल एरिया में, लेफ्ट साइड राइट साइड, इस तरह से लोकल एरिया में क्या होता है, एबनॉर्मल न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन हो जाता है। लास्ट फॉर 20 से 60 सेकंड के लिए ये हमारा देखने को मिलता है। अफेक्ट मूड एंड बिहेवियर, हमारे मूड और बिहेवियर को क्या करता है, अफेक्ट कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हम इसके
जी क्वेश्चन की एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एड्स। एड्स की पैथोफिजियोलॉजी बतानी है। तो एड्स की फुल फॉर्म तो सभी को पता होगी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एड्स हमारा कौन से वायरस की वजह से होता है? HIV जो होता है हमारा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो हमारा एक तरह का कौन सा रेट्रो वायरस होता है। अब आपको ये बताना है रेट्रो वायरस कौन से वायरस होते हैं, कमेंट करके। बाकी हम बात कर लेते हैं, इट मेनली अफेक्ट द इम्यून सिस्टम। ये हमारा मेनली किसे अफेक्ट करता है? इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। इट इज अ STD। STD का मीन्स होता है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये हमारा जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है? ट्रांसफर होती है। इट इज अ ट्रांसमिटेड थ्रू द इनप्रोटेक्टेड सेक्स। जो हमारा अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है उसके थ्रू क्या होती है? ये हमारी ट्रांसमिटेड होती है। अब इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं, जो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, बस आप इसे कंप्लीटली देखते जाइए। तो अब आप इससे समझ लीजिए, ये हमारा एक रेट्रो वायरस जो है हमारा कौन सा है? HIV वायरस। ठीक, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें 3 एंजाइम मेनली प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं 3 एंजाइम की वजह से ये पूरा हमारी बॉडी में रेप्लिकेट होता है या ग्रो करता है। तो आप समझिए, फर्स्ट वन इज प्रोटीएज, सेकंड वन इज इंटीग्रेस एंड थर्ड वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक, ये 3 एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके लास्ट में भी एज मिलता है वो हमारा क्या होता है? एंजाइम होता है। ठीक, ये HIV का वायरस है। अब ये हमारी बॉडी के अंदर आया टिश्यू और सेल में, किसी भी मतलब जो पहले से पॉजिटिव पर्सन है उसके हेल्प से। अब ये हमारी CD4 सेल से क्या हुआ? बाइंड हुआ। अब इससे ये हमारा बाइंडिंग इसकी दिखाई गई है, ये वाला वायरस यहाँ पे बाइंड हो गया। सेकंड चीज इसने क्या हुआ? इसके अंदर एंटर हो गया। अब ये CD4 सेल के अंदर एंटर हो गया। अब इसके बाद ये प्रोसेस देखिए, अब थर्ड नंबर पे आती है अनकोटिंग। अब ये हमारा HIV वायरस की क्या होती है? अनकोटिंग होती है। अब ये जो इसके अंदर का ये मटेरियल दिख रहा है आपको, ये इस तरह से अनकोटेड हो जाता है और वायरल RNA दिख जाता है। क्योंकि ये रेट्रो वायरस है तो इसके पास क्या होता है? RNA इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब यहां तक की प्रोसेस तो आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है, बाइंडिंग, एंट्री, एनकोडिंग। अब ये वायरल RNA से वायरल DNA बनता है। आपने अभी तक सुना होगा वायरल DNA मतलब DNA से RNA बनता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारी प्रोसेस आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? हमारा जो वायरल RNA है उससे वायरल DNA बन जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वाला एंजाइम यहाँ पे यूज हो गया। तो यहां से क्या बन गया? हमारा वायरल DNA बन गया। अब ये वायरल DNA इंटीग्रेज, यहाँ पे एक सेकंड एंजाइम था इंटीग्रेज। इस एंजाइम की हेल्प से क्या करता है? ये जो ह्यूमन DNA होता है और ये वायरल DNA होता है, इसको मतलब क्या करता है? मिक्स कर देता है एक तरह से। अब ये मिक्स हो जाता है तो ये इजिली ग्रो कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी है वो इसे क्या करे? डिटेक्ट नहीं कर पाएगी कि कोई फॉरेन पार्टिकल है या हमारे बॉडी का खुद का है, तो वो इसे नॉर्मल प्रोसेस समझ के चलते रहने देगी और इसी तरह से ये हमारा क्या कर जाता है? यहाँ ग्रो कर जाता है। ठीक, अब इसका ट्रांसक्रिप्शन जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस होती है वही होने लगेंगी। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हमारा फिर से mRNA बनेगा, पर ये कौन सा है? हमारा वायरल mRNA होगा। अब ये mRNA से क्या ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएंगी, जो हमारे किसके लिए? अमीनो एसिड के लिए जरूरी होती है, जिससे हमारी प्रोटीन्स बनती है। तो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई, कौन से प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसलेशन के थ्रू। अब इसके बाद हमारा थर्ड एंजाइम जो यहाँ पे था प्रोटीएज। अब प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू क्या होता है? यहाँ पे हमारा ये पॉलीपेप्टाइड ये हमारी प्रोटीन्स बना लेता है, वायरल फंक्शनल प्रोटीन्स। अब ये वायरल फंक्शनल प्रोटीन्स हमारी क्या बना लेती हैं? वायरल RNA, जो हमारे असेंबलिंग का मीन्स होता है, ये हमारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं? फिर से पूरा का पूरा वायरस के फॉर्म में जुड़ जाता है और ये असेंबलिंग के बाद इन्फ्लामेटरी एक्शन ऑन इम्यून सिस्टम पे अपने इन्फ्लामेटरी एक्शन दे देते हैं। क्योंकि अब ये हमारे एक नहीं है, ये प्रोसेस बहुत सारी चलती है, तो ये हमारी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं और इसी तरह से ये अपना एक्शन हमारी बॉडी में दे देते हैं। तो अगर आप ये बना पाते हैं तो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप आई होप ये पूरा समझ गए होंगे। अब आप इसे समझते चलिए। HIV एंटर्स इनटू द ब्लड और टिश्यू में एंटर हुआ, इसके बाद इट कम्स इन कांटेक्ट विद द सेल्स हैविंग द CD4 एंटीजन, या फिर CD4 सेल भी आप सीधे लिख सकते हैं। इसके बाद अनकोटिंग ऑफ द वायरस एनवेलप, एनकोटिंग हुई थी जो आपने यहाँ पे देखी थी, अनकोटिंग। अब इसके बाद वायरल RNA कन्वर्ट इनटू द वायरल DNA थ्रू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वाली प्रोसेस यहाँ पे हो जाती है। अब इसके बाद हमारा क्या होता है? इंटीग्रेज मर्ज वायरल DNA विद द ह्यूमन DNA। जो हमारा इंटीग्रेज होता है वो वायरल DNA को ह्यूमन DNA के साथ क्या कर देता है? मर्ज कर देता है।
अब इसके बाद क्या हो जाती है, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन इट फॉर्म्स mRNA विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से ये क्या करता है, हमारा mRNA बना लेता है, फिर ट्रांसलेशन के थ्रू हमारे पॉलीपेप्टाइड्स बन जाते हैं, फिर इसके बाद हमारा प्रोटीज की हेल्प से क्या वायरल फंक्शनल प्रोटीन्स बन जाती हैं। अब ये प्रोटीन्स बनने के बाद थ्रू असेंबलिंग इट फॉर्म्स मेनी वायरसेस फॉर्म कर लेता है, इन्फ्लामेटरी एक्शन ऑन द इम्यून सिस्टम बना लेता है। और इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। आई होप आप पूरा सेक्शन सी समझ गए होंगे। अब हम